हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे रेस्पायरेशन। डेफिनेशन यहाँ दी गई है, द फेनोमेना ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर सेलुलर यूज इज नोन एज रेस्पायरेशन। इसमें दिया है कि वो फेनोमेना, वो प्रक्रिया जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, इनका हम नहीं मतलब सेल यूज करती है और एनर्जी रिलीज करती है, उसमें से एनर्जी निकालती है, और यही प्रोसेस जो है रेस्पायरेशन कहलाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, टू टेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉन एज रेस्पायरेशन, लेकिन नहीं, ये गलत है। वो ब्रीदिंग है, सांस लेना है। रेस्पायरेशन होता है कि कोई कोशिका जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इनका यूज करती है, इनका ब्रेक डाउन करती है और उसमें से एनर्जी निकालती है, तो उसे रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस, बाय दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन इज यूज इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। वही बात कही जा रही है कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपने न्यूट्रिएंट मटेरियल आप जानते हैं क्या होता है, जो अभी हमने देखे, जैसे कि प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, ये सब न्यूट्रिशन है हमारे। सेल टू प्रोवाइड एनर्जी, इनका यूज करती है न्यूट्रिशन मटेरियल का और एनर्जी प्रोवाइड करती है बहुत सारे लाइफ प्रोसेस के लिए, आगे बहुत सारे काम के लिए, उसे रेस्पायरेशन कहते हैं। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस डिफरेंट वे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे देखिए, कोई भी सेल हो, एनर्जी को फॉर्मेशन के लिए वो हमेशा ग्लूकोज का ही यूज करती है। इवन अगर वो ग्लूकोज उसके पास नहीं है, उसके पास फैट है, तो फैट को ग्लूकोज में चेंज करती है, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करती है। तो इसमें देखेंगे ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, चाहे वो एनारोबिक रेस्पायरेशन करता हो, चाहे एनएरोबिक रेस्पायरेशन करता हो। एरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करके उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है और लास्ट प्रोडक्ट उसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो उसे एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। जैसे इसमें इस फिगर में जो सबसे नीचे दिखाया गया है, उसमें लास्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, तो वो एरोबिक रेस्पायरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन का बिना यूज किए एथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनाता है और उसके साथ कुछ एनर्जी बनती है, लेकिन थोड़ा कम होती है कंपेरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन, उसे जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। चाहे एरोबिक करे रेस्पिरेशन, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन करे कोई भी ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो ग्लूकोज को तोड़ता है, सबसे पहले पायरूबिक एसिड बनाता है या पायरूवेट बनाता है, पायरूबिक एसिड या पायरूवेट बनाता है। या इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो पायरूबिक एसिड है उसी का, पायरूबिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COCOOH, ये पायरूबिक एसिड का फार्मूला होता है। और उसी में से जो लास्ट वाला H है, COOH से H निकल जाए तो वो पायरूवेट कहलाता है, और वो पायरूबिक एसिड पायरूवेट बनता रहता है। तो ये होता है साइटोप्लाज्म में, फिर वो चाहे ईस्ट में हो, चाहे किसी बैक्टीरिया में हो, किसी में भी हो, वो जो है सबसे पहले साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में जब पायरूवेट बन जाता है, अब इसका फर्दर आगे ब्रेक डाउन होता है। अगर वो ईस्ट में हो रहा है तो वो ऑक्सीजन नहीं लेती है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में वो जो पायरूबिक एसिड है या पायरूवेट है, 3 कार्बन का जो होता है, वो चेंज हो जाता है एथेनॉल में। एथेनॉल एथिल एल्कोहल, जो एथिल एल्कोहल बनता है इसी प्रोसेस से बनता है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कुछ मात्रा में एनर्जी निकलती है, लेकिन वो हमने पहले ही बताया एरोबिक के कंपैरिजन में कम होती है। दूसरा है, जैसे हम लोग भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, या कह लीजिए कि अचानक से आपको दौड़ना पड़ जाए, चाहे कोई कुत्ता दौड़ा ले या सांप देख के आप भागने लगें, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप बहुत ज़्यादा दूर तक दौड़ देते हैं या बहुत ज़्यादा वर्क कर देते हैं घर पे,
तो हमारी जो मसल्स हैं उनके एनर्जी जितनी ज़रूरत उनको होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी मसल्स भी ऑक्सीजन के बिना एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं और हमारे मसल्स में जैसे मैंने बताया पायरुवेट बन जाता है या पायरुविक एसिड बन जाता है। तो फर्दर उसको टूटने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कि वो CO2 बन जाए और हर कार्बन अलग अलग हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में वो उसमें नहीं बन पाता है और पायरुवेट चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और वो लैक्टिक एसिड जो है हमारे मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, जो अगले दिन पैर दर्द करता है या चुभता रहता है क्योंकि लैक्टिक एसिड वो क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। तो अपने पैर या हाथ को ऐसे टच करने पर मसल्स में पेन होता है या वैसे भी पेन होता रहता है। तो ड्यू टू लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है CH3, फिर C एक साइड H होगा, एक साइड OH होगा और फिर COOH। ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है। और अगला है, जैसे हमारे बॉडी में नॉर्मली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता रहता है और हम बार बार ऑक्सीजन को लेते रहते हैं, वो ऑक्सीजन जाके हमारे सेल तक पहुंचता है और सेल उस ऑक्सीजन का यूज करके हर एक ग्लूकोज को 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में चेंज कर देता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है और इसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, ये हार्मफुल नहीं होता है किसी भी प्रकार से। आगे देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। सम ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है ग्लूकोज इनटू 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पायरुवेट। कह रहे हैं जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है 6 कार्बन वाले से पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन वाला होता है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इनटू साइटोप्लाज्म। इसकी बात हमने पहले भी की थी कि ये साइटोप्लाज्म में होता है। द पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू 3 मॉलिक्यूल, मतलब जो पायरुविक एसिड है या पायरुवेट है जिसमें 3 मॉलिक्यूल कार्बन का होता है, वो टूटता है और टूटने पे हर एक कार्बन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन से जुड़ के वो CO2 बना देता है। तो 3 मॉलिक्यूल CO2 बनते हैं और 3 मॉलिक्यूल वाटर बनता है और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये ध्यान रखना, ये प्रोसेस पायरुविक एसिड जब आगे फिर से टूटेगा CO2 और H2 में, तो ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज़ अ लॉट ग्रेटर देन इन द एरोबिक। ये एरोबिक नहीं है, ये एनएरोबिक था, गलती से हो गया है। एनएरोबिक प्रोसेस, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस, जो एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक प्रोसेस में वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू एनारोबिक प्रोसेस से। एनारोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड फॉर्म एथेनॉल और लैक्टिक एसिड इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें है सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूज ऑक्सीजन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे हमने बात की ईस्ट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, या हमारी कभी कभी हमारी मसल्स भी होती है, लेकिन उसको इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर देते हैं। तो उनका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है CO2 नहीं बनता क्योंकि वो उनकी ऑक्सीजन उनके पास कम है। एथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और ये प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। आगे डाइऑक्साइड लिखा है, वो बाई मिस्टेक ध्यान नहीं पड़ा, मुझे लगता है ऐसे पड़ा रह गया। आगे है इन दिस ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज आल्सो कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। इस ऑर्गेनिज्म में भी ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्टेड होता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इनटू साइटोप्लाज्म, और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। द पायरुवेट, आप तो जानते हैं कि जो ग्लूकोज टूटता है और पायरुविक एसिड बनता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो तीसरा देखते हैं, द पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन। द पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी कार्बन रह गया है, तो आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड समझेंगे, बाय मिस्टेक हो गया है ये।
इतने सारे मिस्टेक इसलिए हुए हैं, उस दिन थोड़ा तबीयत कम ठीक थी जब इस PDF को बना रहा था, मुझे लगता है इसीलिए इतने मिस्टेक हो गए हैं। द पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पायरुवेट है वो बाद में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्टेड हो जाता है। एक मिनट, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्टेड हो जाता है। दिस प्रोसेस प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और ये प्रक्रिया होती है ईस्ट के बॉडी के अंदर फर्मेंटेशन के दौरान। समटाइम व्हेन देयर इज़ अ lacks of oxygen in our muscle cell, here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. This build up lactic acid in our muscles during sudden activity cause cramps. तो इसमें भी वही कहा गया है कि कभी कभी जब आप की मसल्स में भी जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड में लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और वही लैक्टिक एसिड जब आप सडन अचानक से बहुत ज़्यादा कोई काम करते हैं तो आपकी मसल जो है क्रैम्प करती है, दर्द करती रहती है। आगे है द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन इज़ इमीडिएटली यूज टू सिंथेसिस ऑफ अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। ये एनर्जी जो बनती है उसका तुरंत यूज कर लिया जाता है और उसको स्टोर करके रख लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, which is used to fuel all other activities in the cell। और ये ATP का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल के रूप में। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वैसे भी किसी भी एक्टिविटीज़ को होने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा यहाँ सेल में सिर्फ ATP के रूप में मिलता है। आगे आपका क्लास वर्क है लर्न व्हाट इज़ रेस्पायरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद करें। डेफिनीशन ऊपर दी गई है, टाइप भी याद करें। हाउ मेनी टाइप ऑफ रेस्पायरेशन। आगे है राइट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पायरेशन। आप उसी तरीके से लिखेंगे डिफरेंस जैसे हमने आपको एक प्रोवाइड कराया था कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल। थैंक यू।